जय हिंद दोस्तों, आप सभी को राम राम। आपका हार्दिक स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे। और ये जो आप मॉनिटर देख रहे हैं, मॉनिटर से आप समझ पा रहे होंगे कि ये कंप्यूटर की एक श्रृंखला हमारे चैनल पे चल रही है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट्स के जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो कराए जा रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा। ये क्या है? ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ये इस मॉनिटर में इसको डिस्प्ले कहते हैं। और ये डिस्प्ले की जो क्वालिटी इतनी अच्छी आ रही है, इस क्वालिटी को अगर आपको मापने की बात करें तो इसका जो मापन होता है दोस्तों, वो DPI से होता है। जो चीज़ें आप दिख रही हैं हर चीज़ में क्वेश्चन और आंसर छिपे हैं और यहीं से जो है एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं। तो डॉट पर इंच जो होता है वहीं से जो हमारा मॉनिटर होता है, जो हमारा डिस्प्ले है, जो आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें अगर आप 144 में अपने वीडियोस को देखते हैं तो आपको बिल्कुल जो है साफ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसी को 480 में अगर आप देखते हैं या तो आपको साफ दिखाई देने लगता है और बहुत ही साफ दिखता है। तो ये जो हमारा विजुअल वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये उसी का पार्ट है दोस्तों मॉनिटर। और इसी कंप्यूटर की महत्वपूर्ण क्लास में ये क्लास 6 है। अगर आपने अभी तक हमारे 1 से लेकर 5 तक कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की क्लास नहीं देखी है तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए। और आज का पहला प्रश्न आप देखें कि एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए निम्न में से क्या करते हैं। तो निम्न में से क्या करते हैं? उसे रिलोड किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा, कंट्रोल या कि रिफ्रेश। तो एक वेब पेज, अब वेब पेज से मतलब क्या है कि जब आप किसी भी ब्राउज़र में www ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली जी ने किया था। जब इसमें आप किसी ब्राउज़र में कुछ खोलते हैं और बड़ी कुछ देर उसमें आप हाल्ट किए रहते हैं और जब उस वेब पेज को फिर से लोड करना होता है तो इनमें से कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसमें दोस्तों कमांड कौन सी प्रयोग की जाती है, क्या आप इसे रिलोड करेंगे, रिस्टोर करेंगे? दोस्तों उसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और इसीलिए आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाता है कि उसे हम क्या करेंगे, उसे हम रिफ्रेश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि DSL एक कनेक्शन का उदाहरण है। किस कनेक्शन का उदाहरण है दोस्तों? नेटवर्क कनेक्शन का उदाहरण है, बेतार का है, ब्रॉडबैंड का है या स्लो कनेक्शन का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो DSL है ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है, इसीलिए आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका सी बिल्कुल सही है। आइए आगे देखते हैं कि ये जो हमारा CPU है, CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा निम्न में से कहाँ स्थित होते हैं? CD-ROM में स्थित होते हैं, रैम में, हार्ड डिस्क में या मदरबोर्ड में? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे जो निर्देश और डाटा हैं ये कहाँ आपको मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे रैम में। और रैम कैसे लिखा जाता है? तो रैम ऐसे लिखा जाता है। और जब इस रैम का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आप इसे याद रखिए, ये रैम का फुल फॉर्म होगा। और यही आपका आंसर हो जाता है कि जो भी निर्देश और डाटा हैं ये जो प्रोसेस हो रहे हैं ये कहाँ स्थित होते हैं? तो ये स्थित होते हैं रैम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड, ये यूनिक्स कमांड जो है डेट इज कैट, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये डेट इज कैट कहाँ स्टोर होती हैं? TMP डायरेक्टरी, यूनिक्स डायरेक्टरी, बिन डायरेक्टरी या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आप जो देखते हैं बिन डायरेक्टरी, ये बिन डायरेक्टरी में ही स्टोर होता है हमारा यूनिक्स कमांड, जैसे डेट इज कैट आदि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए आगे देखते हैं कि अवांछित मेल। अब अवांछित मेल से क्या तात्पर्य है? अवांछित मेल मतलब जो बिना इच्छा के आपके मेल में आ जाए उसे क्या कहेंगे? स्पैम कहेंगे, बैकबोन कहेंगे, यूजनेट कहेंगे, समाचार समूह कहेंगे। तो इसको दोस्तों अवांछित ईमेल जो आपकी इच्छा के बिना आपके मोबाइल में या लैपटॉप कंप्यूटर में आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है दोस्तों स्पैम। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
कि 1 MB लगभग बराबर होता है। अब लगभग कितने के बराबर होता है? 1 MB क्या 1000 बिट्स के बराबर होता है? 1 MB में क्या 1000 बाइट्स होते हैं या कि 1 लाख बाइट्स होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 1 MB में लगभग 1 लाख बाइट्स होते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन सी इसमें आ जाएगा कि 1 MB लगभग 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब ये आपको बताना है, कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड के डॉट डॉट जांच करता है। अब ये डॉट डॉट में क्या आएगा? इसमें से नेटवर्क आएगा, बैकअप फाइल आएगी, वेबसाइट आएगा, डाटाबेस आएगा। तो दोस्तों कोई भी कंप्यूटर जब एक्सेस प्रदान करता है आपको, उपयोगकर्ता को, तो उसमें उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड का ये डेटाबेस की जांच कर लेता है। तो इसी डेटाबेस को यहाँ पे एंटर कर देना है और आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं कि अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि SMTP का पूर्ण रूप क्या है। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। SMTP का पूर्ण रूप, इसका क्या पूर्ण रूप होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म होता है। इसे आप याद रखना। और कई बार परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि SMTP में टी से क्या तात्पर्य है। ये टी जो यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी, इनके बीच के बिंदुओं को भी याद रखना है कि उसका मतलब ट्रांसफ़र होता है। और जब आपको फुल फॉर्म याद रहेगा तो आप इसमें से किसी का भी आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। और इसे आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस जिसे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं स्कैनर, माउस, लाइट पेन, ये सभी क्या है? ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन ये इनपुट डिवाइस, ये तीनों का यूज तो MS ऑफिस में किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो जॉय स्टिक है, इस जॉय स्टिक का यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं किया जा सकता। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा कि MS ऑफिस में जॉय स्टिक का प्रयोग नहीं किया जा सकता, स्कैनर, माउस, लाइट पेन किया जा सकता है। जॉय स्टिक का प्रयोग हम लोग गेमिंग में करते हैं। ठीक है, आगे आइए देखिए, इसका सही आंसर डी है। अब ये देखिए, कंपाइलर द्वारा निकली हुई एरर को किस नाम से जाना जाता है? जिसमें गलतियां निकलती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या उसे लॉजिक एरर कहते हैं, क्या उसे सिस्टम एरर कहते हैं, या कि सिंटैक्स एरर कहते हैं? तो दोस्तों ये जो हमारा सिंटैक्स एरर है, ऑप्शन सी में यही इसका सही आंसर है कि इसके द्वारा जो कमी निकलती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सिंटैक्स एरर के नाम से जाना जाता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार जो है परीक्षाओं में आ जाता है कि वेब पृष्ठों का एक संग्रह है। अब क्या है? यहाँ पे डॉट डॉट है और पहला पृष्ठ है जिसे हम वेबसाइट के खुलने पर देखते हैं। तो वेबसाइट के खुलने पर सबसे पहला पृष्ठ क्या जो आता है उसे क्या कहते हैं? उसी को तो दोस्तों होम पेज कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि उसको होम पेज कहते हैं। और ये होम पेज, इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना है सही कौन सा है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है कि ये जो आपको दिया गया है कि वेबसाइट वेब पृष्ठों का एक संग्रह है। क्या? वेबसाइट वेब पृष्ठों का एक संग्रह है और होम पेज पहला पृष्ठ है। ये जो होम पेज यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पृष्ठ है जिसे हम वेबसाइट खुलने पर देखते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन किसे माना जाता है। अब आपको इसे बताना है, वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन किसे माना जाता है दोस्तों? क्या URL को माना जाता है, HTML को माना जाता है? तो इन सभी के दोस्तों फुल फॉर्म हैं, इन्हें आपको याद भी रखने हैं कि इनके किसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो ये जो हमारा जो HTTP या FTP, तो इनका आपको फुल फॉर्म बताना है। इनका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका सही आंसर आप देख लें, इसका सही आंसर क्या है और आप भी बताएं कमेंट करके। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि जो हमारा HTTP है। अब आप यहाँ पे जब HTTP लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये है हाइपर
टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है HTTP का। और ये HTTP ही जो होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप HTML को समझना चाहें तो आप जब इसको समझेंगे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा HTTP का। और जब आप देखेंगे कि FTP, ये FTP क्या है कि FTP जो होता है दोस्तों, ये FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है FTP का। आप इसे याद रखिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है HTTP को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला देखें कि वह स्टोरेज जो बिजली के बंद हो जाने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखती है क्या कहलाती है, वोलेटाइल स्टोरेज, प्रत्यक्ष स्टोरेज, अनुक्रमिक स्टोरेज या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो आप इसमें दोस्तों जब देखेंगे कि आपने अगर कंप्यूटर का अध्ययन किया है तो इसका उत्तर आप बिल्कुल दे पा रहे होंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये नॉन वोलेटाइल, जो आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, यही इसका जो है सही आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, कि नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं ये वो स्टोरेज होती है जो बिजली, जैसे आप कंप्यूटर चालू करते हो, अगर आपके पास UPS नहीं है तो आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाएगा। और जब अचानक बंद हो जाएगा और आप कोई डेटा एंट्री कर रहे हैं तो आपने जहाँ तक डेटा एंट्री की है वहाँ तक के प्रोग्राम को वो पूरी तरह से सेव रखेगा। और जब आप फिर से पुनः अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में सेव रहता है और अपने डाटा को बरकरार भी रखता है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें पूरी तरह से सही है। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा टर्म जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाई करता है, इनमें से क्या डोमेन नेम, URL, हाइपरलिंक या वेबसाइट का पता दोस्तों। तो इसमें से बताना है कौन सा टर्म है जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाई करता है। इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कि हमारा जो URL होता है, आप सभी का एक URL होगा अगर आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे, तो ये वही टर्म है जो आपके पेज को आइडेंटिफाई करता है, उसे बताता है दोस्तों कि वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। अब ये देखिए दोस्तों कि बूट के लिए कंप्यूटर में क्या होना आवश्यक है। बूट, सबसे पहले आप बूट समझ लें कि बूटिंग क्या होती है। दोस्तों बूटिंग वह प्रक्रिया है जब आप, जैसे ही आपका कंप्यूटर अभी जो है शटडाउन अवस्था में है और जब आप इसको CPU को, जब आप इसमें यहाँ पे एक बटन रहेगी और उस बटन को जब आप दबाएंगे और आपका कंप्यूटर स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा, तो उसी स्टार्ट होने की प्रक्रिया को, जब स्टार्ट होना प्रारंभ होता है उसी प्रक्रिया को बूट कहा जाता है, उसी प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। और इसके लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटिंग की प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आवश्यक है बूटिंग की प्रक्रिया के लिए। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, आंसर इसमें सी हो जाएगा। अब आप इसको पूरी तरह से समझ चुके हैं दोस्तों। ये इसके बारे में आप बताइए और सही आंसर क्या है जो है आप टिक करके बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और आउटलाइन, एम्बास, एनग्रेव ये निम्न में से क्या हैं। क्या फॉन्ट स्टाइल हैं, क्या वर्ड आर्ट हैं, क्या टेक्स्ट इफेक्ट है या फॉन्ट इफेक्ट है। तो दोस्तों जो हमारा सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस व एनग्रेव, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी जो है आप अपना कमेंट में बताएं। और ये सभी क्या है, फॉन्ट के इफेक्ट्स हैं। ऑप्शन इसमें जो है आपका सही हो जाएगा डी, कि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव ये सभी क्या है, फॉन्ट के इफेक्ट हैं। ये इफेक्ट आपको याद रखना है, सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न आप देखिए कि डॉक्यूमेंट को किसमें परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जाता है, .doc, मशीनी भाषा, HTML भाषा या HTTP में। तो डॉक्यूमेंट को किसमें परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जाता है, इसको आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, जो हमारा HTML है, HTML
तो इसका HTML का फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए कि इस HTML का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। किसका? HTML का, जो ऑप्शन सी में है। और यही HTML जो है डॉक्यूमेंट को HTML परिवर्तित कर वेब में प्रकाशित किया जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि किस में परिवर्तित करता है, तो उसको HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसमें ये इसको परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न आप देखें, किसी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ के रखना क्या कहलाता है? ड्रैपिंग कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं, हाईलाइटिंग कहते हैं, मूविंग कहते हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारा जो माउस है, अगर इस माउस को हम पकड़ के रखते हैं, तो इस पकड़ के रखने वाली प्रक्रिया को, अगर आपने ये बटन को दबा लिया है, मान लेते हैं ये इसी का जो है ये लेफ़्ट क्लिक है और ये राइट क्लिक है, तो आप ये लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक किसी को भी अगर आप दबा के रखते हैं, तो उस दबा के रखने की जो प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी में दिया गया है, उसी को कहा जाता है ड्रैगिंग। ये ड्रैगिंग वही है दोस्तों, ठीक। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ के रखना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ड्रैगिंग। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। आइए आगे देखते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था दोस्तों? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था? 1984, 85, 88, 89। तो दोस्तों जब हम लोग पैदा हुए थे, ये तब का जो है स्टार्ट किया हुआ है और आज इतने दिनों से लगातार चलते आ रहा है। तो वर्ष 1988 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार शुरू हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1988 में ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार शुरू किया गया था। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें कि अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है, आपको ही बताना है कि ये जो CD-ROM है और इस CDRB है, इसके बीच में क्या अंतर होता है? ये एक ही हैं, विभिन्न निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त दो पृथक शब्द हैं। CD-RW राइट किया जा सकता है, लेकिन CD-ROM केवल पढ़ा जा सकता है। CD-ROM को राइट किया जा सकता है, किंतु CD-RW को नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है कि ये जो हमारा CD-RW है, ये वाला, इसको राइट किया जा सकता है, लेकिन CD-ROM को जब आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे रोम का, तो रोम का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं कि रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, तो जाहिर सी बात है कि जो लिखा है इसमें जो है इसको केवल पढ़ा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसको राइट किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपको इसमें बताना है LSTS लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया? पहली पीढ़ी दोस्तों, दूसरी पीढ़ी, इसको आप तीसरी पीढ़ी समझ लें, और ये चौथी पीढ़ी। तो दोस्तों ये जो LTS है, लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये चौथी पीढ़ी में किया गया था। लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटरों में किया गया है? तो चौथी पीढ़ी कंप्यूटरों में किया गया है। ऑप्शन डी आप इसको याद रखिए, और आप बताइए कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लग रही है, कितनी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। और आप हमारे चैनल पे दोस्तों हिंदी से NTA नेट का सपना साकार करें, और हमारे चैनल पे यूनिट 1 से लेकर 10 तक के सभी विषयों की क्लासेस चलाई जा रही हैं। आपके अध्ययन की संपूर्ण सामग्री स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर उपलब्ध हैं दोस्तों। इसके साथ साथ में आप हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य एवं व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान भी आप चैनल पर देखें, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर आप देख ही रहे हैं, जियोग्राफी की भी क्लास देखिए, और इतिहास में आप विश्व का इतिहास बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, जिसमें
इसमें आपको जो है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध अच्छे से आपको बताया गया, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। उसके बाद आपको यूएसएसआर का विघटन आपको बताया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, सोवियत संघ का विघटन। और सोवियत संघ के विघटन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हमने चैनल पे पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, जो सीधे आपके दिमाग में एंट्री कर जाएगा। और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन 1857 वाली क्लास हमारे चैनल की देखना बिल्कुल ना भूलें, आपको मज़ा आ जाएगा वो क्लास देख के। और जो आपकी परीक्षा के लिए सभी उपयोगी तथ्य उसमें समाहित किए गए हैं। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।